नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शाइली और मेरा आज का विषय है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। देखो, अब हमारा पृथ्वी कितनी पुरानी है? 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। अब इस पुरानी पृथ्वी के इतिहास को जानने का कुछ तो तरीका होगा ना। मतलब जैसे 35,000 ईयर्स पहले इस पृथ्वी में कौन से पेड़ पौधे थे, किस तरीके के जीव रहते थे, या 10,000 ईयर्स पहले किस प्रकार से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ और आज के जो रूप वो लाभ किए हैं। और इसे जानने के लिए हमें किसकी हेल्प लेना ज़रूरी है? जीटीएस का हेल्प, मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। अब इसे हिंदी में हम भूवैज्ञानिक समय मान भी कहते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है? इस अ सिस्टम ऑफ क्रोनोलॉजिकल डेटिंग ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ को क्रोनोलॉजिकली मापने का एक तरीका। और वे वो काम किसकी मदद से करता है? स्टैटिग्राफी की मदद से। नाउ व्हाट इज स्टैटिग्राफी? स्टैटिग्राफी स्टैटम से आया हुआ है। इट्स अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब है सेट ऑफ लेयर्स ऑफ रॉक, मतलब रॉक के लेयर को पढ़ना। और ये जियोलॉजी का ब्रांच भी है, और जिसकी वजह से हम रॉक का जो ऑरिजिन, संयोजन, सक्सेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। अगर आप किसी रॉक को देखोगे तो रॉक के जो नीचे वाले हिस्से में ज़्यादातर क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शंस पहले हुआ था ना, तो उनसे बने हुए जो रॉक है उनकी लेयर पहले आती है या जमती है। जैसे बेसल, ग्रेनाइट। उसके बाद हमने क्या जाना है कि उसके बाद आती है सेडिमेंटरी रॉक और उनके रिलेटेड जो लेयर्स, जैसे सैंडस्टोन या शेल या लाइमस्टोन से बनी उनकी लेयर्स। देन आती है मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, ठीक उसी तरह से जीटीएस में भी अगर हम किसी लैडर को देखेंगे तो पुराने काल की घटनाओं को पहले रखा गया है। धीरे धीरे करके अगर हम ऊपर जाएंगे तो नए युग को आगे रखा गया है। और इसी दौरान हम क्या है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो खनिज है, जो फॉसिल्स, प्राइमेट्स, इन सारे चीज़ों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अब देखो, इस रॉक को जो इतिहास है, ये रॉक कितनी पुरानी है, इसे जानने के लिए कुछ मेथड्स हैं। मतलब देयर आर 3 मेथड्स हैं ऑफ डेटिंग ऑफ रॉक्स। मतलब आर्ट की जो रॉक का है उसको डेटिंग करने का 3 प्रक्रिया है। पहला है कार्बन 14 डेटिंग, दूसरा है पोटेशियम आर्गन डेटिंग और तीसरा है यूरेनियम लेड डेटिंग। ओके, इसे आपको याद भी रखना है। पॉइंट 3 में देखिए क्या लिखा गया है, जो जियोलॉजिकल साइंटिस्ट यूज दिस सिस्टम टू डिफाइन द टाइमिंग एंड रिलेशनशिप ऑफ इवेंट्स रिलेटेड टू अर्थ हिस्ट्री। मतलब जियोलॉजिकल साइंटिस्ट जो है वो पृथ्वी की इतिहास से जुड़ी घटनाओं के संबंध और समय को इस सिस्टम के जरिए, मतलब जीटीएस के जरिए ही व्याख्या किया है। एंड देन नंबर 4, ऑल द टर्म्स जैसे नोमेनक्लेचर ऑफ टाइम, स्टैंडर्ड कलर्स, कोर्स, एवरीथिंग आर गिवन बाय हुम? आईसीएस, मतलब इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्टैटिग्राफी। अगर हम इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को देखेंगे तो हमें पता चलता है पृथ्वी की इतिहास 4.5 बिलियन पुरानी है। अब तब से लेकर आज तक इस पृथ्वी में क्या क्या चेंजेस आए। जैसे पहले पानी में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आए, उसके बाद वृक्ष आए, देन रेप्टाइल्स, मैमल्स, एप्स, उसके बाद ह्यूमन बींग्स आए। अब इस सारे समय काल को कुछ टाइम ब्रैकेट्स के अंदर छोटी छोटी करके तोड़ा गया है। अगर हम किसी भी इस टाइम ब्रैकेट्स को अगर हम एक लैडर की तरह देखेंगे ना, तो लैडर के टॉप पोजीशन में होगा यॉन्स, उसके बाद आती है एरास, पीरियड्स, देन इपोज एंड लास्ट वन एजेस। अब इसे याद करने का भी एक प्यारी सी तरीका है, जैसे एरिना ईट्स पुलाव, एग एंड एप्पल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इस यॉन्स के बारे में पता चले। टाइम स्केल में सबसे पहले आती है हेडियनियन। हेडियनियन का टाइम पीरियड 4.5 बिलियन ईयर्स से लेकर 4 बिलियन ईयर्स तक का है। उस समय सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, मतलब हमारा पृथ्वी, हमारा मून, सूरज का निर्माण। हमें पता है सूरज का निर्माण सबसे पहले हुआ। 4.5 बिलियन ईयर्स इस जो पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ था कि सूरज अपनी केंद्र की ओर वायुमंडल में निकली हुई कणाएं या बादल में जो कणा है, वो गैसेस या चट्टान जो घूम रहे थे सारे अंतरिक्ष में, उसे खींचा। और समय जितना बीतता गया वो सारे चीज़ इनमें से कणा या चट्टाने एक साथ जोड़कर धीरे धीरे जाकर ठंड हुआ और एक प्लैनेट डिस्क का आकार लिया। मतलब पहले तो पृथ्वी कैसा था, आग के गोला जैसा था, धीरे धीरे जाकर ठंड हुआ, एक प्लैनेट डिस्क बना। उन प्लैनेट्स में एक है हमारा आज का एक पृथ्वी भी। उस समय जो एटमॉस्फेयर था वो आज के जैसा नहीं था, वह बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस जैसे एमोनिया, मीथेन, ठीक है, वायुमंडल को घिरा हुआ था। जीवन की कोई भी शुरुआत भी दिखाई नहीं दिए थे। देन आती है आर्कियन। आर्कियन इज ए ग्रीक वर्ड एंड इट मीन्स ऑरिजिन। आर्कियन यॉन की जो पीरियड या टाइम स्केल है वो
बिलियन ईयर्स से लेकर 2.5 बिलियन ईयर्स तक का है। उस वक्त वॉल्केनिक इरप्शन से जो अर्थ के क्रस्ट बना था वो काफ़ी कूल हो गया था, कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, जान की शुरुआत दिखाई देने लगा। देन आती है प्रोटेरोजोइक ईयन। इसका टाइम पीरियड 2.5 बिलियन ईयर्स से लेकर 570 मिलियन ईयर्स तक का है। और उस वक्त एटमॉस्फेयर में जितनी चेंजेस आई उतना ही चेंजेस ओशंस में भी दिखाई देने लगा। और इस टाइम पीरियड का सबसे इम्पॉर्टेंट या ख़ास बात था एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन होना। प्रिमिटिव लाइफ का हम देखे हैं, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी के जन्म होना। एडिकर फौना इतनी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर इस पीरियड के लिए, क्योंकि इट वाज द फर्स्ट ऑक्सीजन डिपेंडेंट एनिमल। प्रोटेरोजोइक ईयन में मिले जो रॉक है, उन रॉक के लेयर्स में हम आयरन, गोल्ड, कॉपर, यूरेनियम, निकल जैसे मेटेलिक ओर भी पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं फेनोजोइक ईयन एंड इट बिगन विथ कैम्ब्रियन पीरियड। या फिर आपको याद रखना है बाकी जो 3 ईयन्स है, जैसे हेडियन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक, ठीक है, वो 3 प्री कैम्ब्रियन पीरियड के अंतर्गत है, और ये जो फेनोजोइक ईयन है वो कैम्ब्रियन पीरियड के अंतर्गत है। और इसका टाइम पीरियड कब से शुरू हुआ? 570 मिलियन ईयर्स से लेकर इसका खत्म साल है 245 मिलियन ईयर्स तक। और इस समय में कॉम्प्लेक्स प्लांट का डेवलपमेंट हुआ, फिश, टेट्रापॉड्स, इंसेक्ट्स, मॉडर्न फौना का इवोल्यूशन हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे जीवों का इमर्जेंस दिखाई देने लगा, और पैंजिया फॉर्मेशन, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। पैंजिया फॉर्मेशन मतलब क्या है? आज हम देखते हैं ना जो कॉन्टिनेंट्स वगैरह है वो अलग अलग है, मतलब एक कॉन्टिनेंट्स के से दूसरा कॉन्टिनेंट का जो डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, और उस समय वैसा नहीं था, सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़ा हुआ था, एंड दैट इज़ द थ्योरी ऑफ पैंजिया फॉर्मेशन थ्योरी। ओके, उसके बाद हम जानेंगे इसके बारे में, एरस के बारे में। अब देखो एरस में क्या क्या, हम इयॉन्स के बारे में तो जान चुके हैं, अब हम एरस के विषय पर चर्चा करेंगे। देखो, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक एरा, ये सारे के सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरा है। पर अर्लीस्ट जियोलॉजिकल एरा क्या है अगर पूछे तो वो था प्री कैम्ब्रियन एरा। उस समय क्या हुआ, प्लैनेट अपने मोल्टेन स्टेट से काफ़ी कूल होने लगा, वाटर वेपर से ओशंस क्रिएट होने लगा, और प्राइमोडियल सीज में जान की शुरुआत दिखाई दी थी। पर एक कैसे संभव हुआ? क्योंकि सूरज की रोशनी तो समुद्र के ज़्यादा डेप्थ तक जा नहीं पाएगी, और रोशनी के बिना, मतलब सूरज के रोशनी के बिना जान की शुरुआत तो हो भी नहीं पाएगी, पर फिर भी समुद्र के नीचे जान की शुरुआत दिखाई दी। तो इसलिए हम अगर जानेंगे तो हम देखेंगे, देखो जो हाइपोथर्मल जो वेन्स वगैरह हैं, जैसे गीजर्स हैं, ठीक है, या हॉट स्प्रिंग्स जो शिमला के मणिकरण में है, या ओशन फ्लोर के नीचे एस्ट्रोनोस्फीयर है, और वहाँ पर क्या है, हर वक्त कॉन्वेक्शन साइकिल चलती रहती है, मतलब मैग्मा के साथ बहती रहती है, उसके ऊपर जो टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह है वो भी तैरता रहता है। वहाँ पर हीट जनरेशन होती है, और इस हीट जनरेशन की वजह से समुद्र का पानी गर्म हो रहा है, और इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या करता है, कीमोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान वो क्या समुद्र के नीचे होता है, समुद्र में मिले हुए टॉक्सिक मिनरल्स को यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, और अपने लिए खाना बनाती है, खुद वह जिंदा रहता है, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी जीने में हेल्प करता है। अब देखो 2.4 बिलियन ईयर्स पहले समुद्र में ही पहले क्या हुआ था, ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू हुआ था। उस समय हम प्लांट्स वगैरह में साइनोबैक्टीरिया की हेल्प के बारे में जानेंगे, एडिकरन फौना के बारे में जानेंगे, जो पहला ऑक्सीजन डिपेंडेंट एनिमल था। ठीक है, हम इस समय मल्टी सेल्ड जो एनिमल्स वगैरह उसके बारे में जानेंगे, और इस मल्टी सेल्ड एनिमल्स वगैरह में 3 कैटेगरीज है। पहला है तो स्पॉन्जेस, दूसरा है निडरियंस जैसे कोरल्स वगैरह या जेलीफिश जैसे कुछ, ठीक है, और उसके बाद जो आती है दो है एनिलिड्स। एनिलिड्स दिखने, उसका बॉडी थोड़ी सी फ्लूइड फील है, दिखने में थोड़ी सी फ्लैट वर्म जैसी है, और अपनी स्किन से वो सांस लेती है। कुछ यूकैरियोटिक सेल्स वो भी थोड़ी थोड़ी दिखने को मिला था, ठीक है। और उस समय क्या हुआ था, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ था। ओजोन लेयर के फॉर्मेशन होने की वजह से ये पृथ्वी हार्मफुल रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन से बच पाया। साथ ही साथ प्री कैम्ब्रियन एरा में सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन शुरू हुआ, और सेडिमेंट्री रॉक में आपको पता है फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं, और उस फॉसिल से हम अर्थ की बहुत पुरानी इतिहास जान पाती है। उसके बाद आती है पैलियोजोइक एरा। इस पैलियो
शब्द का अर्थ होता है एंशियंट और जो का मतलब होता है लाइफ। फिनोजोइक इयॉन का सबसे ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट जो एरा है वो है पैलियोजोइक एरा, और जिसका टाइम पीरियड 544 से लेकर 250 मिलियन ईयर्स एगो तक का है। इस एरा में हमें इन्वर्टिब्रेट्स सब मेरीन में ही थे, मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स जैसे ट्राइलोबाइट्स, एक्नोडर्म्स, कुछ कोरल्स दिखने को मिले। साथ ही साथ हमें जेलीफिश दिखने को मिले, शार्क थे जो पहला वाला, कुछ प्लेकोडर्म्स जैसे, ठीक है, मेरीन जिसे प्रीडेटर कहा जाता, और साथ ही साथ छोटी छोटी जो फर्न्स वगैरह या प्लांट्स दिखाई दिए थे वो सारे के सारे समुद्र में ही थे। इसके अलावा कुछ वर्टिब्रेट्स अगर इस एरा की एंड में, ठीक है, जो टेट्रापॉड हमें देखने को मिला था वो लैंड में भी चल सकते थे। उसके बाद आए अब शार्क्स, देन इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ठीक है, और वो बहुत ही पहला जो वो ही पैलियोजोइक एरा में दिखने को मिला था, पहला रेप्टाइल्स वगैरह पहला, ठीक है, ऐसे ही। इस एरा के जो पहले हिस्से में सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया का टूटने को देखना मिला, और एंड में जाके कॉन्टिनेंट पैंजिया का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और इस पैलियोजोइक एरा के एंड में एक मस्ट एक्सटेंशन हुआ, और इसके वजह से क्या हुआ था, एक बड़ी पैमाने पर मेरीन बायोटा का खत्म हो गया था। वो जैसे कोरल्स कुछ थे, इक्नोडर्म्स थे, ठीक है, जैसे टेबुलेट या रुगोस्कोरल्स या कुछ क्रायोनोट्स थे। अब एक केव हुआ क्योंकि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज होने लगी थी और सी लेवल लो हो गया था, और इसी वजह से ही जीवकुल खत्म हो गया था, ठीक है। उसके बाद आती है क्या, मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक शब्द का अर्थ होता है मिडिल लाइफ। इसका टाइम पीरियड 244 मिलियन ईयर्स एगो से 65 मिलियन ईयर्स एगो तक का है, और उस समय रैपिड चेंजेस दिखने को मिले। मेसोजोइक एरा को डायनासोर्स का एज या एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। इस समय को काल को अगर उद्भिद की हिसाब से देखें तो एज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स को कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म पहले ही आ चुके थे, पहला वाला। अब इस समय हम कुछ कॉर्न वियरिंग जिम्नोस्पर्म्स भी दिखने को मिल रहा है। पहली वाली जो मैमल्स, पक्षी दिखने को मिला। इस एरा में पैंजिया फॉर्मेशन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, क्योंकि पैलियोजोइक में स्टार्ट हुआ था और इस समय फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ था, पैंजिया फॉर्मेशन, ठीक है। और हम पहला वाला जो फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म इस एरा में दिखने को मिले। मेसोजोइक एरा का बहुत डी एंड क्यों हो गया था, इसीलिए कहा जाता है कि कुछ कॉन्टिनेंट का जो सी वगैरह है वो ड्राई होने लगा था, क्लाइमेट्स चेंज होने लगा, कॉन्टिनेंट्स नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में चलने लगा, इसी वजह से क्लाइमेट काफ़ी कूल होने लगा कुछ डायरेक्शंस में, ठीक है। वॉल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद अल्वारेस के थ्योरी के दौरान अगर हम जानेंगे तो मेटेरॉइड एक्सप्लोशन की वजह से क्या हुआ, बड़ी पैमाने पर एक जीवकुल का विनाश हुआ, जैसे प्लैंक्टन्स वगैरह या एमोनाइट्स कुछ, ठीक है, या डायनासोर्स, वे सारे नष्ट हो गए, ये ध्वंस हो गए। उसके बाद आती है सिनोजोइक एरा, जिसका समयकाल 65 मिलियन ईयर्स एगो का है, और इस एरा को एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है या एज ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट्स, और इसका डोमिनेशन इस सिनोजोइक एरा में दिखने को मिलता है। मैमल्स में जैसे बड़ी बड़ी मैमल्स जैसे मैमथ, केव लायंस या कैट्स, केव बियर्स, जायंट डियर, साथ ही साथ इंसेक्ट्स, बर्ड्स पृथ्वी पर राज करने लगे, मतलब डोमिनेशन दिखने को मिले इस सारे को। क्लाइमेट काफ़ी कूल होने लगा था पहले से, और आइस एज का स्टार्ट हुआ था, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट होने लगा था। मतलब पैंजिया फॉर्मेशन में क्या दिखने को मिला था, कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे, और इस समय से क्या हुआ, कॉन्टिनेंट्स एक दो करके टूटने लगे थे, और धीरे धीरे करके अगर हम होलोसिन इपोक में हम अब रह रहे हैं, हम क्या देखते हैं कि 7 जो कॉन्टिनेंट्स वगैरह है वो फॉर्मेशन उस समय से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इस एरा का दूसरा नाम हम आपको पहले भी कहते हैं एंजियोस्पर्म में, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत ज़्यादा दिखने को मिले, कुछ ग्रास मॉस भी दिखने को मिले, ओक्स वगैरह जो पहले हम देखेंगे कॉर्न वियरिंग वो भी थे, ठीक है। पर यहाँ पर क्या देखने को मिला, जो ह्यूमन एंसेस्टर्स एप्स, उनका इवोल्यूशन शुरू हो गया था। सेनोजोइक एरा में हमने पहले भी कहा था कि आइस एज का स्टार्ट हुआ था, मतलब ग्लेशियर फॉर्मेशन हो रहा था। साथ ही साथ हमें माउंटेनियस रेंजेस का फॉर्मेशन दिखने को मिलता है, हिमालयन रेंजेस, ठीक है, या हम नॉर्थ अमेरिका में तो रॉकी माउंटेनियस, या यूरोप में अल्प्स माउंटेनियस रेंजेस, ठीक है। अब इस सेनोजोइक एरा के बाद क्या आती है,
पीरियड्स, ठीक है, हमें देखने को मिलता है कि पैलियोजोइक एरा को 6 पीरियड्स में, उसके बाद सेनोजोइक एरा, सॉरी पहले मेसोजोइक एरा थे ना, सेनोजोइक एरा, इन सारे को एक पीरियड्स के अंदर ब्रेक किया गया है। पैलियोजोइक एरा के अंदर 6 पीरियड्स हैं और पहला जो पीरियड है वो है कैम्ब्रियन और इसका टाइम पीरियड 544 मिलियन ईयर्स एगो का है। इस कैम्ब्रियन पीरियड में ही मैक्सिमम मेरीन एनिमल्स का इवोल्यूशन हुआ था। समुद्रों में पाए जाने वाले जो एनिमल्स फाइला थे उनकी डाइवर्सिफिकेशन भी इस कैम्ब्रियन पीरियड में हुआ था और इसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोशन के नाम से जाना जाता है। अब तक जान की शुरुआत लैंड में दिखाई नहीं दिया था। प्लांट्स में एम्ब्रियोफाइट वो भी नहीं आए थे। इसका मतलब होता है एनिमल लाइफ एक्वेटिक ही था और वो एनिमल लाइफ ही थी। ओशंस के जो डोमिनेंट एनिमल्स थे वो थे आर्थ्रोपॉड्स, उसके अलावा हेक्सापॉड्स, क्रैब, लॉबस्टर, श्रिम्प भी उनमें शामिल थे। कैम्ब्रियन पीरियड की सबसे खास बात थी ट्राइलोबाइट्स को लेकर। सॉफ्ट बॉडी वाले इस मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स समुद्र में उस वक्त राज करता था और इसका बड़े पैमाने पर डाइवर्सिफिकेशन दिखा गया है। इसीलिए कैम्ब्रियन पीरियड को एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो आती है वो है ऑर्डोविशियन पीरियड और इसका समयकाल 500 मिलियन ईयर्स एगो का है। अब जाके क्या हुआ, लाइफ एक्वेटिक को छोड़कर लैंड में आ रहा है। इस वक्त हम देखेंगे कि जो एम्ब्रियोफाइट है वो पहले हिस्से में दिखा गया है ऑर्डोविशियन की और लेट ऑर्डोविशियन में ब्रायोफाइट्स दिखने को मिल रहा है जैसे लिवरोड्स, मॉसेस वगैरह। ओके, कुछ लैंड फंगी भी दिखने को मिल रहा है। कैम्ब्रियन पीरियड में हमने इन्वर्टिब्रेट्स या इक्नोडर्म्स दिखे थे, अब जाके वे डोमिनेंट हो रहा है, इसीलिए ऑर्डोविशियन पीरियड को एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स भी कहा जाता है। साथ ही साथ पहला इन्वर्टिब्रेट ऑस्ट्रोकोडर्म्स या पहला जो जॉट फिश मतलब नेथोस्टर्म भी ऑर्डोविशियन पीरियड में दिख रहा है और वो लेट ऑर्डोविशियन में ही दिख रहा है। वॉल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से या अर्थ में कुछ क्लाइमेटिक चेंज होने की वजह से इस ऑर्डोविशियन पीरियड की एंड में एक मास एक्सटेंशन होता है, पर वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो आती है वो है सिल्यूरियन और इसका समयकाल 435 मिलियन ईयर्स एगो का है। अब देखो ब्रायोफाइटा जो है वो तो आ गए, उसके बाद है टेरिडोफाइट्स के समय और वे सब प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स भी थे। इसे प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स भी कहा जाता है। उनका ऑरिजिन के साथ साथ कुछ थोड़ी थोड़ी करके डाइवर्सिफिकेशन भी दिखने को मिल रहा है। पहला वाला जो बॉनी फिश है वो सिल्यूरियन पीरियड में ही आते हैं। साथ ही साथ नील्स, ऑक्टोपी दिखने को मिल रहा है, वो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है एनिमल्स में। टेरेस्ट्रियल कुछ आर्थ्रोपॉड्स दिखने को मिल रहा है, कुछ मेरीन आर्थ्रोपॉड्स भी इनमें उनका चेंजेस हो रहा है। साथ ही साथ इंसेक्ट्स में स्पाइडर माइट्स दिखने को मिल रहा है। तो सिल्यूरियन पीरियड का जो इम्पॉर्टेंट एक बात आपको जाननी चाहिए वो क्या है, सिल्यूरियन पीरियड पैलियोजोइक एरा की सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है। उसके बाद जो आती है वो है डिवोनियन पीरियड। अब देखो उसका समयकाल 410 मिलियन ईयर्स एगो का है। अब टेरिडोफाइट्स तो आ गए थे उस सिल्यूरियन पीरियड में। अब डिवोनियन पीरियड में सक्सेसफुली प्लांट्स आने लगे हैं और इसीलिए डिवोनियन पीरियड में एडाप्टिव रेडिएशन बहुत सिग्निफिकेंट बात थी लैंड में। पहला जो प्रिमिटिव सीड बियरिंग प्लांट्स है वो डिवोनियन पीरियड में ही आए थे, वो प्रिमिटिव टाइप के थे। सीड बियरिंग प्लांट्स के बारे में बातें तो हम बाद में देखेंगे, पर पहला जो प्रिमिटिव सीड बियरिंग प्लांट्स पहले आए थे वो डिवोनियन पीरियड में ही। बॉनीफिश सिल्यूरियन पीरियड में जो दिखने को मिल रहा है, पर बॉनीफिशेस का जो डाइवर्सिफिकेशन है, डोमिनेंस, वो डिवोनियन पीरियड में ही हो रहा है। इसीलिए डिवोनियन पीरियड को एज ऑफ फिशेस भी कहा जाता है। साथ ही साथ लैंड की लाइफ में भी चेंजेस दिखने को मिल रहा है। फर्स्ट इंसेक्ट्स आ रहा है, टेट्रापॉड्स आ रहा है, फर्स्ट एम्फीबियन भी इस डिवोनियन पीरियड में आ रहे हैं। उसके बाद जो है वो है कार्बोनिफेरस पीरियड और इसका अर्थ होता है कोल बियरिंग। अब देखो पहले वाला जो डिवोनियन पीरियड है या सिल्यूरियन पीरियड है वो किसी जगह के नाम से रखा गया है क्योंकि उस जगह में उस ज़माने का फॉसिल्स मिला है, पर इसका नाम थोड़ी अलग है। अब नॉर्थ अमेरिकी के हिसाब से देखा जाए तो इस कार्बोनिफेरस पीरियड को दो जियोलॉजिकल पीरियड में डिवाइड किया जाता है। पहला है मिसिसिपियन और दूसरा है पेंसिल्वेनियन। मिसिसिपियन पेंसिल्वेनियन से काफ़ी लंबी है और उस वक्त क्या हुआ था, क्लाइमेट में काफ़ी वेट था, कुछ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से एक्सटेंसिव रेन फॉरेस्ट का निर्माण हुआ था
और उसमें कुछ ट्रीज़ वगैरह, क्लब मॉसेस, जायंट क्लब मॉसेस, फर्न्स भी थे। फॉरेस्ट रहने की वजह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल बहुत ही हाई हो गए थे, 35%, जो कि आज के ज़माने में मतलब हॉलोसिन इपॉक में जो 21% में, मतलब सरप्लस इस ऑक्सीजन की वजह से ही क्या हुआ था, जो जीव कुल थे उसका साइज बहुत बढ़ गया था। और साथ ही साथ आपको याद रखना है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सबसे हाईएस्ट लेवल ऑक्सीजन हुआ था वो कार्बोनिफेरस पीरियड में ही। इस पीरियड में पहला रेप्टाइल्स देखने को मिल रहा है, फर्स्ट विन इंसेक्ट्स आए। आर्थ्रोपॉड्स कॉमन थे पर उनका साइज बड़ा होने की वजह से उसे मेगान्यूरा भी कहा जाता है। 800 प्रकार की मैमथ तिलचिट्टी कॉकरोचेस दिखने को मिल रहा है। ड्रैगन फ्लाइज दिखने को मिल रहा है, उनका साइज सीगल्स के जैसा थे कुछ कुछ। पॉइजनस सेंटीपेड्स मिल रहा है स्कॉर्पियन से, वो सारे के सारे साइज में बड़ा था, वो ऑक्सीजन लेवल हाई होने की वजह से। इनके अलावा मॉडर्न क्लासेस फंगी भी दिखने को मिल रहा है। पैंजिया का फॉर्मेशन भी कार्बोनिफेरस पीरियड में ही दिखने को दिखा जाता है। एम्फीबियंस डिवोनियन पीरियड में आ गए हैं, अब जाके वो डोमिनेंट होने लगे हैं, इसीलिए इस कार्बोनिफेरस पीरियड को एज ऑफ एम्फीबियंस भी कहा जाता है। इस समय क्रोकोडाइल की जो लंबाई 6 मीटर तक का था। अब उसके बाद हम देखेंगे कि समय जितना बीतता गया है, क्लाइमेटिक चेंजेस या वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से उस कार्बोनिफेरस जो रेन फॉरेस्ट वो खत्म हो रहा है। अब कोई भी रेन फॉरेस्ट खत्म या नष्ट होने के बाद वो कोल के फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। इसीलिए यूरोप या अमेरिका में पाए जाने वाली जो बेहतरीन कोल है या कोल के जो डिपॉजिट वहाँ पर पाए जाते हैं, वो सब कार्बोनिफेरस रेन फॉरेस्ट के नष्ट होने की वजह से ही फॉर्मेशन हुआ था। अब कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद जो आती है वो है पर्मियन पीरियड, और इस पर्मियन पीरियड की समयकाल 290 मिलियन ईयर्स एगो का है, और इस पर्मियन पीरियड को मास एक्सटेंशन के लिए ही जाना जाता है। ये नहीं है कि उस समय लाइफ की कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ था, ये सही नहीं है, लाइफ की इवोल्यूशन हुआ था। अब देखो जो जिम्नोस्पर्म है वो हम बाद में देखेंगे जिम्नोस्पर्म की एज पर। कुछ कॉर्न बियरिंग जो जिम्नोस्पर्म या कॉनिफर्स वो इस पर्मियन पीरियड में ही दिखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा एनिमल लाइफ में भी चेंजेस दिख रहा है। कुछ कार्बोनिफरस पीरियड में हम देखेंगे जो रेप्टाइल्स आ गए थे, उस रेप्टाइल्स में थोड़ी थोड़ी करके डाइवर्सिफिकेशन इस पर्मियन पीरियड में ही दिखने को मिलता है। प्रेजेंट डे जो इंसेक्ट्स उनका ग्रुप, उनका एंसेस्ट्रल ग्रुप्स फॉर्मेशन इस पर्मियन पीरियड में ही हो रहा है। मैमल्स तो बाद में आएंगे, ये मैमल्स लाइक जो रेप्टाइल्स उनका जो एंसेस्ट्रल ग्रुप्स वो भी इस पर्मियन पीरियड में ही दिखा गया है। और पर्मियन पीरियड का हमें पता है क्योंकि लार्जेस्ट मास एक्सटेंशन के लिए जाना जाता है। 96% वाटर वाली जो स्पीसीज या 70% टेरेस्ट्रियल लाइफ उन पर्मियन पीरियड में खत्म हो गया था, और इसके पीछे बहुत सारे कारण खड़ा किया जाता है। कहा जाता है कि लार्ज एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था जिसकी वजह से 6.5 से लेकर 7 मिलियन किलोमीटर तक इलाका नष्ट हो गया था। वॉल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से एटमॉस्फेयर में पॉइजनस गैसेस बहुत ज़्यादा फैल गए थे, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग हुआ था। एटमॉस्फेयर में बहुत ही हाई टेम्परेचर दिखा गया। ओशंस में काफ़ी एसिड की मात्रा बढ़ गए थे। लैंड में भी एटमॉस्फेयर काफ़ी सूखा होने गया था, इसीलिए मैसिव वाइल्ड फायर दिखा गया। मैसिव वाइल्ड फायर की वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ, और डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ सॉइल इरोशन भी दिखने लगा। तो इसी तरह से लार्जेस्ट मास एक्सटेंशन के साथ साथ पर्मियन पीरियड खत्म होता है। उसके बाद हम मेसोजोइक एरा के अंतर्गत पीरियड्स के बारे में जानेंगे। मेसोजोइक एरा के अंतर्गत पहला जो पीरियड है वो है ट्रायसिक। अब इसका समयकाल 240 मिलियन ईयर्स एगो का है। अब ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से पैंजिया की इनर पार्ट्स में ज़्यादा डेजर्ट ही थे, पर हायर ऑल्टीट्यूड में कॉनिफर्स का जो फॉरेस्ट वो रिकवर हो रहा था। अब देखो पर्मियन एक्सटिंक्शन के बाद तो कॉनिफर्स का फॉरेस्ट पूरे नष्ट हो गए थे, अब धीरे धीरे जाकर ट्रायसिक में वो कॉनिफर्स का फॉरेस्ट रिकवर हो रहे थे। नॉन फ्लावरिंग सीड प्लांट्स मतलब जिम्नोस्पर्म वो भी दिखने को मिले। रेप्टाइल्स की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ। एनिमल्स के ग्रुप में मैमल टाइप रेप्टाइल्स दिखने को मिले, जैसे लिस्टोसोरस थेरापीड्स आए। बर्ड से पहले जो पहला लार्जेस्ट फ्लाइंग वर्टिब्रेट था वो भी ट्रायसिक में आया, वो था टेरोसॉर्स।
इनके अलावा प्री हिस्टोरिक लिजर्ड्स, उसे प्रिमिटिव लिजर्ड भी कहा जा सकता है, इकारोसोरस दिखे। लेट ट्रायसिक में फर्स्ट मैमल, इसे पूरी अच्छी मैमल तो नहीं कहा जा सकता पर प्रिमिटिव मैमल कहा जा सकता है, मॉर्गनोकोडन वो दिखने को मिला था। साथ ही साथ डायनासोर्स इवॉल्व होने लगे थे इस वक्त, और उनमें ज़्यादातर हर्बिवोरस थे, सोरोपॉड्स जैसे ऑर्निस्कियंस थे। सेलोफिलिस जैसी बाइपेडल एनिमल भी इस ट्रायसिक पीरियड में दिखने को मिला था। अब ट्रायसिक पीरियड मेसोजोइक एरा के अंतर्गत सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है, क्योंकि परमियन एक्सटिंक्शन के बाद एक लंबा समय के बाद ही इस ट्रायसिक पीरियड का शुरुआत हुआ था। अब ट्रायसिक के बाद जो आती है वो है जुरासिक पीरियड, और इसका समयकाल 205 मिलियन ईयर्स एगो का है। अब जुरासिक पीरियड आते आते क्या हुआ, जिम्नोस्पर्म्स डोमिनेंट होने लगे। फर्स्ट जो एंजियोस्पर्म था, मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट्स, वो भी दिखने को मिले। जुरासिक पीरियड में क्या हुआ, जो टेरोसॉर्स पहले आए थे, टेरोसॉर्स जो ट्रायसिक में आए थे, वो टेरोसॉर्स भी डोमिनेंट फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स थे। और उस वक्त डायनासोर्स की आबादी इतनी बढ़ गई थी कि जुरासिक पीरियड को गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स भी कहा जाता है। उनमें सोरापॉड्स के साथ साथ थेरापॉड्स आए। अब जो थेरापॉड्स थे वो कार्निवोरस डायनासोर्स है। अब डायनासोर्स के ग्रुप में हम कैमेरासोरस, ब्राकियोसोरस, एलोसोरस वो काफ़ी मशहूर थे। फर्स्ट बर्ड, फर्स्ट लिजर्ड एंड फर्स्ट ट्रू मैमल भी जुरासिक पीरियड में ही दिखने को मिला था। रिवर्स जो है, लेक्स है, उनमें टर्टल्स दिखने को मिला था इस जुरासिक पीरियड में। जुरासिक के एंड में क्रिटेशियस पीरियड की शुरुआत होती है, और इसका समयकाल 138 मिलियन ईयर्स एगो का है। और क्रिटेशियस जो पीरियड है वो मेसोजोइक एरा के अंतर्गत लास्ट पीरियड है, और इस पीरियड में एंजियोस्पर्म जो थे वो फ्लावरिंग प्लांट्स का रेडिएशन इतनी जल्दी हुआ था, और उनमें इंसेक्ट्स तो बहुत ही हेल्प किया था। क्रिटेशियस पीरियड में देखा गया है स्मॉल साइज मैमल्स जो थे वो दिखने को मिला था। साथ ही साथ उस वक्त का जो क्लाइमेट काफ़ी वार्म था, और कुछ शैलो आइलैंड दिखे, उनमें एक्सटिंक्ट मैरीन रिप्टाइल्स, एमोनाइट्स रहते थे। क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर्स तब तक डोमिनेंट थे। लेटर पार्ट में जो टायरोनोसोरस रेक्स था वो लेटर पार्ट तक राज करता था, इसीलिए इसे लैंड प्रेडेटर भी कहा जाता है। और क्रिटेशियस पीरियड की वो एंड तक रहा, मैंने बार बार कहा है। क्रिटेशियस पीरियड की एंड में मास एक्सटेंशन हुआ, और उसके वजह से क्या हुआ था, एक जो डायनासोर्स की आबादी या वो लाइफ पूरे खत्म हो गए थे। और इसके लिए अल्वर्स थ्योरी के अनुसार अगर देखा जाए तो एक कहा गया है कि मैसिव एस्टेरॉयड एक्सप्लोशन की वजह से निकला हुआ जो इरिडियम एलिमेंट था, उनका कॉन्सेंट्रेशन इतनी हाई हुआ कि इसके लिए पूरा जो क्रिटेशियस लाइफ या डायनासोर्स की आबादी खत्म हो गई थी। इस एरा के बाद जो है वो सेनोजोइक एरा आती है। अब सेनोजोइक एरा के अंतर्गत हम पीरियड्स के बारे में जानेंगे। अब सेनोजोइक एरा में क्या हुआ है, सेनोजोइक एरा को टर्शियरी क्वाटरनरी में डिवाइड किया जाता था। अब टर्शियरी को नया नाम दिया गया, एक पैलियोजिन है, दूसरा नियोजिन है। अब पैलियोजिन में क्या देखा गया है, हम देखेंगे सेनोजोइक एरा आते आते मॉडर्न टाइप्स प्लांट्स एनिमल्स की डाइवर्सिफिकेशन होगा। अब पैलियोजिन जो है वो पहला है पीरियड, और इसका समयकाल 65 मिलियन ईयर्स एगो से 23.3 मिलियन ईयर्स एगो तक का है। इस पीरियड की बिगिनिंग में क्लाइमेट काफ़ी हॉट था, बहुत मॉइस्ट था क्लाइमेट के अंदर, और एंड में जाके काफ़ी कूल हुआ, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब देखो हम देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ज़्यादा जियोग्राफिकल इवेंट्स दिखने को मिले। कॉन्टिनेंट्स मॉडर्न फॉर्म ले रहे थे। यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका पहले तो जॉइन थे, उसके बाद लेटर पैलियोजिन में सेपरेट होने लगे। अंटार्कटिका से ऑस्ट्रेलिया सेपरेट हो गया। इंडिया एशिया से तब भी तक कनेक्टेड नहीं थे। प्लान्स के मुताबिक देखा जाए तो वह क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन के बाद फर्न्स अबंडेंट थे। अब कुछ समय बाद धीरे धीरे जाकर फ्लावरिंग प्लांट्स, कॉनिफर्स वो जगह ले रहा है। ठीक है, डेसिडुअस जो फॉरेस्ट वो थोड़ी थोड़ी करके दिख रहा है, इतनी ज़्यादा नहीं पर दिख रहा है जस्ट। एनिमल्स लाइफ की बात करें तो क्रिटेशियस पीरियड में लार्ज रेप्टाइल्स, डायनासोर्स की तो विनाश हो गया था। अब जाके मैमल्स जो है वो डोमिनेंट होंगे। पैलियोजिन की पहले हिस्से में रॉडेंट्स दिखे, फर्स्ट प्राइमेट्स दिखे, लार्ज मैमल्स, बैट्स, एलिफेंट्स वो उनका एंसेस्टर्स दिखे, व्हेल्स दिखा समुद्र में, और पहला जो हॉर्स यो हिप्पस वो पैलियोजिन पीरियड में ही दिखा था। लेटर पार्ट में मतलब पैलियोजिन के लेटर पार्ट में डॉग्स, कैट्स आए। साथ ही साथ कैमल्स की प्रिमिटिव फॉर्म देखा गया।
पैलेजियन पीरियड को बार्ड के डोमिनेशन के लिए जाना जाता है। ज़्यादातर जो बार्ड थे वो टेरर बार्ड से वो फॉरेस्ट में जैसे रहते थे, साथ ही साथ वो लैंड में भी राज करता था। उसका जो हाइट था वो 10 फीट तक का था। इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ और बीज उनमें खास थे, क्योंकि बीज की वजह से ही फ्लावरिंग प्लांट्स की नंबर जल्दी जल्दी इंक्रीज हुआ था। अब पैलेजियन के बाद जो आती है वो है नियोजीन पीरियड। टर्शियरी का एक दूसरा जो पार्ट है उसका समयकाल 23.3 से लेकर 20.6 मिलियन ईयर्स तक का है। अब नियोजीन आते आते काफ़ी कूल होने लगा था, पर उस वक्त ये हॉट था। उस वक्त क्लाइमेट में आर्कटिक अगर आइस कैप वो थोड़ी थोड़ी करके लेटर पार्ट में थिक हो रहा था। साथ ही साथ पीक पर बर्फ जमना शुरू हुआ। ग्लेशियर्स काफ़ी एडवांस्ड होने लगे थे। और नियोजीन में जो मैमल्स थे वो बर्ड्स से वो डोमिनेंट भी थे। वो प्लांट्स के व्यू के हिसाब से देखा जाए तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की जगह ग्रासलैंड्स दिखे, डिसिडुअस टुंड्रा फॉरेस्ट दिखने को मिला। समुद्र में ब्राउन एल्गी मतलब केल फॉरेस्ट बन गया था वो। और सबसे बड़ा जो बिग टूथ वाले शार्क समुद्र में दिखा मतलब मेगालोडॉन, वैसा प्रेडेटर नियोजीन पीरियड में ही दिखा गया था। ग्रेजिंग, क्योंकि अब जाके ग्रासलैंड्स की संख्या बढ़ रहा है तो ग्रेजिंग एनिमल्स की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हॉर्सेस थे, उनमें कैमल्स भी थे, शिप्स थे, एंटीलोप्स थे, बाइसॉन्स, रैटल स्नेक भी इस नियोजीन पीरियड में दिखने को मिला था। एप्स आए, उसके बाद ह्यूमन एंसेस्टर्स अफ्रीका में दिखा गया। अब इसके एंड के बाद शुरुआत होती है क्वाटरनरी पीरियड की। और क्वाटरनरी पीरियड के समय का 2.5 मिलियन ईयर्स से लेकर प्रेजेंट टाइम पीरियड में है। उस वक्त क्या हुआ था, इस क्वाटरनरी पीरियड को जाना था आइस एज के लिए। अब सब्सटेंशियल जो ग्लेशियर्स वगैरह थे वो बहुत एडवांस्ड होने लगे। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, पूरी अंटार्कटिका बर्फ की चादर से पूरा ढक गया था। हाँ, अब इस पीरियड में कि एंड में धीरे धीरे ग्रेट लेक्स फॉर्मेशन हुआ था वो लास्ट पार्ट में। और जो मैमल्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, इंसेक्ट्स वो भी उस वक्त डोमिनेंट थे। आइस एज के एंड में मतलब आई थिंक 10,000 ईयर्स या 11,000 ईयर्स पहले क्या हुआ था, मेगाफोना जो थे मैमथ, उल्ली, राइनोसोरस, केप बियर्स, अमेरिकन चीता, वो उनका सबका डेथ हो गया। उसके बाद मॉडर्न ह्यूमन मतलब होमो सपियंस का इवॉल्व हुआ। तो इस तरह से शुरुआत होती है समय काल की। मॉडर्न ह्यूमन होमो सपियंस आती है। उसके बाद हम देखेंगे उस क्वाटरनरी की और बाद लस्ट एकदम जो चल रहा है उसमें होमो सपियंस आए। और साथ ही साथ प्लांट्स में या एनिमल्स लाइफ में बहुत जो मॉडर्निटी वो दिखने को इस क्वाटरनरी पीरियड में ही मिल रहा है। अब हम जाके इपॉक के बारे में जानेंगे, मतलब टर्शियरी और क्वाटरनरी पीरियड के अंतर्गत जो इपॉक है वही लस्ट है, तो उनके बारे में हम जानेंगे। अब क्वाटरनरी पीरियड की एंड के साथ साथ हम टर्शियरी और क्वाटरनरी पीरियड के अंतर्भुक्त इपॉक के बारे में जानेंगे। अब टर्शियरी तो ट्रेडिशनल नेम है। 2008 के बाद तो वो पैलियोजिन और नियोजिन पीरियड में डिवाइड हो गए। अब पैलियोजिन पीरियड के अंतर्भुक्त पहला जो इपॉक है वो है पैलियोसिन और इसका समयकाल 65 मिलियन ईयर्स एगो का है। उस वक्त क्या हुआ था, क्लाइमेट काफ़ी हॉट था और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो बनने लगा था। वहाँ पर ज़्यादातर कॉनिफर्स, ब्रॉड लीफ ट्रीज दिखने को मिले। अब पम्स दिखे, पाइन्स, गुआवा, उनकी ट्रीज भी दिखाई दी। मैमल, टेरर बार्ड्स का रेडिएशन हुआ था। साथ ही साथ पॉलिनेटेड इंसेक्ट्स की वजह से एंजियोस्पर्म की संख्या भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगा था उस वक्त। फर्स्ट लार्ज मैमल्स पैलियोसिन में आए थे। पैलियोसिन के एंड के बाद आती है इयोसिन इपॉक। अब इयोसिन इपॉक की जो समयकाल है वो 55 मिलियन ईयर्स एगो का है। इयोसिन इपॉक आते आते सब ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है वो वाइडली स्प्रेड कर गए। एंजियोस्पर्म अब भी डोमिनेंट थे। एनिमल्स लाइफ के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो हमें वहाँ पर बैट्स दिखेंगे, रैबिट्स, रोडेंट्स, कार्निवोरस मैमल्स भी दिखने को मिलेगा। पर इयोसिन इपॉक के जो मैमल्स थे वो पैलियोसिन से काफ़ी छोटे थे। ओके, उसके बाद आती है ओलिगोसिन इपॉक और इसका समयकाल 38 मिलियन ईयर्स एगो का है। ओलिगोसिन इपॉक में क्या हुआ था, पैलियोजिन और इयोसिन में जब हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो दिखे थे अब जाके वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की जगह ग्रासलैंड लेने लगे हैं। मॉडर्न टाइप फ्लावरिंग प्लांट्स इवॉल्व हुए।
लेटर ऑलिगोसिन में ग्राजिंग एनिमल्स की जगह पे हॉर्सेस दिखने को मिला। अब हॉर्स तो योसिन में ही आ चुके थे, क्योंकि फर्स्ट जो योहिपस थे हॉर्स, वो योसिन में दिखे थे, पर ऑलिगोसिन में आते आते क्या हॉर्सेस का डाइवर्सिफिकेशन हुआ। साथ ही साथ कैमेल्स, बाइसॉन, एंटीलोप्स, शिप्स भी दिखने को मिले। अब साथ वहाँ पर कैट और डॉग लाइक कार्निवोरस जो एनिमल्स, वो भी ऑलिगोसिन में दिखा गया। इनके अलावा फैल्कॉन्स, ईगल्स भी दिखने को मिले हैं। ऑलिगोसिन इपॉक के एंड के साथ साथ क्या होता है, पैलियोजिन पीरियड का एंड हो जाता है। अब जाके नियोजिन पीरियड के अंतर्भुक्त इपॉक के बारे में हम जानेंगे। नियोजिन पीरियड का जो पहला इपॉक है वो है मायोसिन, और इसका समयकाल 24 मिलियन ईयर्स एगो का है। अब जाके जो ग्रासलैंड वगैरह है जो हम ऑलिगोसिन में दिख रहे थे, वो उसका ग्लोबल एक्सपेंशन हो जाता है। मैमल्स, एंजियोस्पर्म के रेडिएशन भी है। समुद्र में ब्राउन एल्गी मतलब केल्प फॉरेस्ट बन रहा है, विकसित हो रहा है वो। मेगालोडॉन समुद्र में राज करता था उस वक्त, वो बिग टूथ वाले शार्क थे। तो इस मायोसिन इपॉक में ही एप के एंसेस्टर भी दिखने को मिला है। उसके बाद आती है प्रायोसिन, और इसका समयकाल 5 मिलियन ईयर्स एगो का है। उस वक्त जाके क्या हुआ, जो ग्रासलैंड है वो पूरे कॉन्टिनेंट पर छा गए। वेदर काफ़ी कूल हो रहा है, इसी वजह से डेसिडुअस फॉरेस्ट या टुंड्रा फॉरेस्ट दिखने को मिल रहा है। मैमल्स में ब्लैक बियर, अर्ली सॉथ दिखने को मिल रहा है। 2 पैरों पर चलने वाले ह्यूमन एंसेस्टर आए। रैटल स्नेक भी दिखने को मिल रहा है इस प्लायोसिन में। प्लायोसिन के एंड के साथ साथ अब क्वाटरनरी पीरियड के अंतर्गत प्लीस्टोसिन और साथ ही साथ होलोसिन इपॉक के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। प्लीस्टोसिन इपॉक की समयकाल 2 मिलियन ईयर्स एगो कहा जाता है। कई कई जगह पर 2.5 या 2.6 भी दिखा गया है। अब प्लीस्टोसिन इपॉक को तो आइस एज के लिए ही जाना जाता है। अब आइस एज की शुरुआत तो पहले ही हो चुके हैं। अब जाके इसका बिगिनिंग पीरियड अगर कोई पूछे तो इसे प्लीस्टोसिन ही कहा जाएगा। इस वक्त क्या हुआ था, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप के साथ साथ बहुत सारी जगह जो अंटार्कटिका वगैरह, वहाँ पर क्या हुआ था, उस कॉन्टिनेंट में पूरे के पूरे इलाका बर्फ की चादर से ढक गया है। और इस इपॉक में ही हम होमो सेपियंस को देखें, जो मॉडर्न मैन होमो सेपियंस वो आए। और हम देखेंगे साथ ही साथ इन्वायरमेंटल कुछ चेंजेस हो रहा है, वॉल्केनिक एक्टिविटी बढ़ रहा है, कुछ जगह पर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और इसी की वजह से मेगा फौना मतलब जैसे साइबेरियन मैमथ, उल्ली, राइनोसॉर्स, केव लायंस, बियर्स, उनका डेथ हो जाता है। प्लीस्टोसिन के बाद जो आते हैं वो होते हैं होलोसिन इपॉक, उसका समयकाल 10,000 ईयर्स एगो का है। अब होलोसिन में क्या होता है, आइस एज के एंड हो जाता है और मॉडर्न ह्यूमन बींग जो होमोसेम है उनका डोमिनेशन दिखने को मिल रहा है। अब जब समय जितना बीत जाता है वो मॉडर्न टाइप जो एनिमल्स, प्लांट्स वो दिख रहा है। साथ ही साथ जब होलोसिन इपॉक की एंड में आते आते तो होमो सेपियंस दिखने को मिल रहा है, कल्टीवेशन दिखने को मिल रहा है। जो मॉडर्न जो जितनी सारे थिंग्स है वो होलोसिन इपॉक में ही दिखने को मिल रहा है। और अब भी जो चल रहा है जो इपॉक वो भी होलोसिन है। अब होलोसिन इपॉक के बारे में तो हम सब जान चुके हैं। अब इसके अलावा जब ह्यूमन बीइंग आए हैं तो ह्यूमन बीइंग के साथ साथ हम उनके इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे, मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन।